प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र असाइनमेंट 6 और यही असाइनमेंट लास्ट असाइनमेंट है। इसके बाद असाइनमेंट नहीं आएगा। तो भौतिकी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर को आज हम देखने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है? द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। इसमें प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का व्यंजक भी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका आंसर देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है? तो द्रव्यमान क्षति का सबसे पहले आप परिभाषा लिखेंगे। तो द्रव्यमान क्षति का परिभाषा क्या होता है, देखिए, किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों, ठीक, यदि उस नाभिक का द्रव्यमान है तो उसके छोटे छोटे घटक भी होंगे। घटकों के द्रव्यमानों के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं और इसे हम डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल एम से। अर्थात सूत्र के रूप में हम लिखें तो डेल एम ये कहलाएगा हमारा द्रव्यमान क्षति और जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। ठीक, यहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। जहाँ पे हम जेड को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं और एम पी को क्या कहते हैं? देखिए, एम पी को कहते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान, ए को कहते हैं हम द्रव्यमान संख्या, जेड को कहते हैं परमाणु क्रमांक और एम एन को फिर कहते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, और ये जो कैपिटल एम है वो नाभिक का द्रव्यमान है। तो इसको हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। ठीक, मतलब ये छोटे छोटे घटक हैं और जो ये नाभिक का द्रव्यमान है, दोनों के बीच में जितना भी क्षति होता है, जितना भी अंतर आता है, वही कहलाता है द्रव्यमान क्षति। अब संबंध करके टॉपिक डालेंगे आप द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा का परिभाषा लिखेंगे। ठीक, नाभिकीय बंधन ऊर्जा की परिभाषा में दोनों का संबंध भी आ जाएगा। देखिए, परिभाषा हम इस तरह से देंगे इसका जब कुछ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। दोनों मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति के संगत ऊर्जा को, तो द्रव्यमान क्षति के साथ ही साथ जो ऊर्जा होता है उसी ऊर्जा को हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे ई बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इसका व्यंजक हो जाएगा आपका ई बी इक्वल टू डेल एम इंटू सी का स्क्वायर, जहाँ पे ई बी जो है वो बंधन ऊर्जा है और डेल एम को कहते हैं हम द्रव्यमान क्षति और सी को कहते हैं प्रकाश का वेग। तो यही इसमें संबंध है। इसका ज़्यादा बड़ा लंबा व्यंजक नहीं बचेगा। ठीक, यही इसका संबंध है। अब उसके बाद फिर इसमें पूछे हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए देखिए, ठीक, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में सबसे पहले आप प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का परिभाषा लिखेंगे और वही परिभाषा क्या होगा, सूत्र के रूप में बनेगा और इसी सूत्र को हम उसका व्यंजक भी कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या है, देखिए, किसी नाभिक से उसके एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा। नाभिक में हम जानते हैं क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिला के क्या बनाते हैं? न्यूक्लियन बनाते हैं। तो उसमें से एक न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आवश्यक औसत ऊर्जा को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात ई बी एन इक्वल टू ई बी बटे ए, जहाँ पे ई बी एन है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और ई बी को हम कहते हैं बंधन ऊर्जा और ए को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। इसको हिंदी में लिख सकते हैं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या और यही इसका छोटा सा व्यंजक है। इसका कोई बड़ा लंबा व्यंजक नहीं है। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, पी एन संधि डायोड किसे कहते हैं? दिए गए चित्र में युक्ति x का नाम लिखिए, इसके परिपथ का चित्र बनाकर कार्यविधि समझाइए। तो सबसे पहले हम देखेंगे पी एन संधि डायोड। तो पी एन संधि डायोड का परिभाषा आसान है। यदि p प्रकार के अर्धचालक को n प्रकार के अर्धचालक के साथ विशेष विधि मतलब जिसे हम डोपिंग कहते हैं, ठीक, डोपिंग के साथ जोड़ दिया जाता है तो इस संयोजन को हम पी एन संधि डायोड कहेंगे। ठीक, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को डोपिंग की सहायता से जब जोड़ते हैं तो उसे हम पी एन संधि डायोड कहते हैं और जिस संधि पर दोनों अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे पी एन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पी एन संधि। तो ये हुआ पी एन संधि डायोड का परिभाषा और यहीं पे आप इसको एक लाइन और बता देना पी एन संधि के बारे में। यहाँ पे चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है
क्योंकि इसका परिभाषा ही पर्याप्त है। ठीक, अब फिर हमारा प्रश्न अगला है कि यहाँ पे x को क्या नाम देंगे हम। ठीक, तो देखिए ये निवेशी संकेत है। निवेशी मतलब देखिए ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है और नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव से निगेटिव मतलब ये प्रत्यावर्ती धारा है, AC स्रोत है और ये क्या है, निर्गत है। ठीक, निर्गत संकेत है। तो AC से हमको निर्गत प्राप्त हो रहा है, लेकिन प्रथम अर्धचक्र में भी हमको धारा प्राप्त हो रहा है, द्वितीय अर्धचक्र में भी धारा प्राप्त हो रहा है, तीसरा नंबर में भी धारा प्राप्त हो रहा है। तो धारा हमको कंटिन्यू धनात्मक अर्धचक्र में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार को हम कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। क्या कहते हैं, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो इस x को क्या कहेंगे हम, पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहेंगे। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे युक्ति x का नाम बता दीजिएगा। तो युक्ति x का नाम PN संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग है। ठीक, इस युक्ति को हम क्या कहेंगे, PN संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग कहेंगे। चलिए अब हम इसके लिए चित्र बना लेते हैं, क्योंकि चित्र पूछा गया है हमको। चित्र के बाद इसका कार्यविधि, दो ही चीज़ पूछा गया है। तो देखिए इसका एक चित्र बना हुआ है, ये चित्र करके आप लिखेंगे। यहाँ पे ये जो है वो, इसको हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे। ये जो है वो प्राथमिक कुंडली है और ये ट्रांसफार्मर है और इसको हम कहते हैं द्वितीयक कुंडली। तो ट्रांसफार्मर का ये प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीयक कुंडली। ठीक, तो यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो द्वितीयक कुंडली में भी क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ये AC है। ठीक, यहीं पे प्रत्यावर्ती है और यहाँ पे निर्गत में हमको प्राप्त होता है। इसका एक और ग्राफ बनेगा, बैक साइड में दिखाऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पे A और B क्या है, दो बिंदु है और यहाँ पे PN संधि है, एक P और ये N। यहाँ पे एक डायोड बना हुआ है D1 और नीचे में भी डायोड है D2। यहाँ पे भी PN संधि है। अब पहले चित्र देख लीजिए। चित्र के बीच में E के साथ हम क्या किए हैं, एक तार निकाल के उसमें R जोड़ दिए हैं, इसको हम लोड कहते हैं और इसके साथ निर्गत वोल्टेज है। यहीं पे हमको धारा का पता चलता है। ठीक, ये हुआ चित्र। चित्र को आप माइंड में रखेंगे या फिर बना लिए होंगे तो फिर कार्यविधि आप इसी से समझ लीजिए, उसके बाद उसको देख के लिख लीजिएगा। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पे देखिए A को हम पहले धनात्मक विभव पर रखते हैं और B को ऋणात्मक विभव पर। तो जब A को धनात्मक विभव पर रखते हैं तो ये क्या होता है, अग्रबायसित होता है और अग्रबायसित होता है तो परिपथ में धारा बहने लगता है। एक बात को आप ध्यान रखेंगे, अग्रबायसित होता है यदि कोई संधि तो उसमें धारा बहता है। तो P को जब हम धन के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि A धन होगा तो P भी क्या होगा, धन होगा और B ऋण होगा। तो इस P को हम इस N से जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, माइनस होगा। तो P यदि धन में होता है और N माइनस में होता है तो हम उसको अग्रबायसित कहते हैं और अग्रबायसित में धारा क्या होता है, C से D की ओर प्रवाहित होता है। ठीक, फिर ये प्रथम अर्धचक्र में धारा प्रवाहित हुआ, डायोड D1 से ऐसे C से D की ओर। द्वितीय अर्धचक्र में A को हम माइनस रखेंगे और B को हम प्लस रखेंगे। अब B को प्लस रखेंगे तो डायोड D2 क्या होगा, इसका जो P है वो प्लस होगा, लेकिन इसका माइनस है तो ये माइनस सीधा किसके पास आएगा, N के पास। तो ये नीचे वाला डायोड D2 P प्लस होगा और N माइनस होगा। तो P प्लस होगा और N माइनस होगा तो डायोड D2 क्या होगा, अग्रबायसित होगा और डायोड D1 क्या होगा, पश्चबायसित। पश्चबायसित को हम उत्क्रम भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, उत्क्रम भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में D2 में धारा बहेगा लेकिन D1 में नहीं। तो D2 में धारा बहेगा तो इसमें भी C से D की ओर धारा बहती है। मतलब प्रथम अर्धचक्र में भी धारा बहेगा और द्वितीय अर्धचक्र में भी धारा C से D की ओर प्रवाहित होगा। ठीक, इस तरह से ये कार्य करता है। अब कार्यविधि में आपको दिखा देता हूँ, आप देखकर लिख लीजिएगा। यह है इसका कार्यविधि, जो मैं आपको समझाया हूँ उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। जब ट्रांसफार्मर टी की प्राथमिक कुंडली पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हो जाता है। प्रथम अर्धचक्र में A धनात्मक पर और B क्या होता है, ऋणात्मक पर। तो ये होता है D1 अग्राभिनत ऊपर वाला और D2 पश्चाभिनत नीचे वाला। तो धारा C से D की ओर बहेगा लोड R में। द्वितीय अर्धचक्र में देखो A ऋणात्मक विभव पर और B धनात्मक पर। तो बिंदु A की तुलना में क्या होता है, ऋणात्मक विभव पर होता है। तो D1 क्या होगा इस बार, उत्क्रम मतलब पश्चात, और D2 क्या होगा, अग्र। तो भी धारा क्या होगा, लोड R में C से D की ओर बहने लगती है। ठीक, इसके बाद इसका कार्यविधि लिखने के बाद आप नीचे में एक छोटा सा चित्र और बना लीजिएगा। ये चित्र देखिए कैसे है। जो ये है हमारा क्या है, प्राथमिक कुंडली है जिसमें हम निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित करते हैं, और नीचे द्वितीय कुंडली का चित्र है जिसमें निर्गत वोल्टेज हमको प्राप्त होता है लोड R में।
ठीक। और पूर्ण तरंगदिष्टकारी में निवेशी और निर्गत वोल्ट तक लिए एक छोटा सा चित्र है, इसे भी आप बना दीजिएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, पूर्ण तरंगदिष्टकारी में दोनों अर्धचक्र में धारा प्रवाहित होता है। ठीक, तो ये हुआ इसका कंप्लीट आंसर। उसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर का प्रश्न है, आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी तथा एंटीना की ऊंचाई के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आप चित्र को समझिए और चित्र के बारे में यहाँ पे मैं छोटा सा वर्णन यहाँ पे किया हुआ हूँ। देखिए, ये है पृथ्वी का केंद्र और यह है पृथ्वी का त्रिज्या। ठीक, और यहाँ पे ये जो है वो पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सतह है। ठीक, पृथ्वी की सतह पर क्या है, h ऊंचाई में एक टावर है, इसको हम एंटीना कहते हैं। A और B एंटीना है जिसकी ऊंचाई क्या है, h है। अब A से हम क्या करते हैं, Q को मिलाते हैं और A से हम P को मिलाते हैं। मतलब हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसका प्रसार Q तक होता है और P तक होता है। ठीक, तो इसको हम मिला दिए। अब इसकी दूरी D है, इसकी दूरी D है, तो इस दूरी A और P के बीच की दूरी को भी हम D की तुल्य मानेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको, A और P के बीच की दूरी को हम D के तुल्य लेंगे और A और Q को भी D के तुल्य लेंगे। पृथ्वी की त्रिज्या देखिए, यदि ये हमारा गोल बनता है इस तरह से, ठीक, इस तरह से ये सर्कल बनता है, तो इसकी त्रिज्या R होगा, ये भी इसका पृथ्वी त्रिज्या, ये भी पृथ्वी की त्रिज्या है। तो पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। इसी को वर्णन में यहाँ पे लिखा हुआ है, मानव और पृथ्वी का केंद्र तथा R उसकी त्रिज्या है। पृथ्वी की सतह AB एक एंटीना है जिसकी ऊंचाई h है। बिंदु A से पृथ्वी सतह पर स्पर्श रेखा AQ और AP खींची जा सकती है, AQ और AP। एंटीना से सिग्नल Q और P बिंदुओं तक ही पहुंचता है। यहाँ का जो सिग्नल है Q और P तक ही पहुंचता है। ठीक, अब चित्र में देखिए, फिर चित्र से हम देखेंगे PB और QB। PB मतलब ये PB है और ये QB है, इसकी दूरी को हम क्या लिए हैं, D लिए हैं, क्योंकि ये D दूरी पर होगा। ठीक, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है, OQ भी त्रिज्या है, OB भी त्रिज्या है और OP भी पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बड़े त्रिभुज, एक ही त्रिभुज लेंगे APB। ठीक, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा यहाँ पे, हालांकि वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि वृत्त के साथ जो त्रिज्या रहता है, यदि वृत्त को मैं ऐसे आगे बढ़ाऊं तो वृत्त के साथ जो केंद्र से उसकी दूरी रहती है, मतलब त्रिज्या, वो वृत्त के परिधि के साथ हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज AP और O में। ठीक, ठीक, तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से AO कर्ण होगा, OP क्या होगा, इसका लंब होगा और AP होगा आधार। ठीक, मान रखेंगे हम AO को दो भाग में बांटेंगे, AB प्लस OB में। चित्र आप ध्यान में रखेंगे, AB का ऊंचाई है, AB क्या है, एंटीना है, ऊंचाई h, OB त्रिज्या तो R स्क्वायर, यहाँ पे R का स्क्वायर और ये D का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हम प्रसार करेंगे इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर में, A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर R का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। R स्क्वायर प्लस प्लस दोनों साइड से कटेगा तो H स्क्वायर बचेगा 2HR और यहाँ पे D का स्क्वायर। अब देखिए, ये H ऊंचाई क्या है भाई, एंटीना की ऊंचाई है, और R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो एंटीना आप कितना ही बड़ा बना लो, पृथ्वी की त्रिज्या से क्या होगा, वो नगण्य होगा। ठीक, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या वो इतना बड़ा है कि एंटीना उसके सामने नगण्य है, नहीं के समान है। तो H लेस देन R करेंगे तो हम H का वैल्यू क्या लेंगे, H स्क्वायर का वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2HR, तो 2HR और ये D का स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं जब स्क्वायर को पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर क्या होता है, वो करनी में चेंज हो जाता है, तो D स्क्वायर इधर पक्षांतर होगा तो ये 2HR के ऊपर क्या बनेगा, ये करनी बनेगा। और यही क्या है, अभीष्ट संबंध है। किसमें किसमें अभीष्ट संबंध है, ये प्रसारण दूरी और एंटीना के मध्य ये एक अभीष्ट संबंध है। अब इसी में एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, उस क्वेश्चन को देखिए। अब फिर उसी में एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सीधा मैं आंसर बता रहा हूँ। HT दिया हुआ है, HT को हम कहेंगे एंटीना की ऊंचाई, HR को कहेंगे अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई। पृथ्वी की त्रिज्या दिया है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को चेंज करेंगे 10 के घात 3 मीटर होगा। ठीक, मतलब 1000 मीटर होता है। अब सूत्र होगा 2RHT 2RHR, ये HR है, याद रखेंगे। यहाँ पे √2R और √2R बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे √HT बचेगा और यहाँ पे √HR बचेगा। ठीक, आगे देखिए, 2 का 2, R का मान क्या है, 6400 गुणा 10 के घात 3,
और यहाँ पे एच टी का मान है 32 और एच आर का मान है 50। यहाँ से देखिए 2 का 2 होगा, 64 का 64, ये 2 जीरो को हम अलग करेंगे तो ये 100 बनेगा और ये 10 की घात 3। यहाँ पे 32 को लिख सकते हैं 16 गुणा 2 और 50 को लिख सकते हैं 25 गुणा 2। इसके आगे देखिए अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ से 16 बाहर निकलेगा रूट से, 4 चंक 16 बन के, 25 बाहर निकलेगा 5 बन के, क्योंकि रूट 16 का वैल्यू होता है 4 और रूट 25 का वैल्यू होता है 5। तो रूट 2 यहाँ बचेगा, रूट 2 यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे 10 की घात 3 है तो 10 का घात 2 1 10 बन के निकलेगा। इसको डिटेल से बनाया हूँ देखिएगा। ठीक ठीक, 10 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 1000 और ये 100 का 100। यहाँ पे 16 से क्या होगा 4 निकलेगा और 25 से क्या होगा 5 निकलेगा, तो 4 करनी 2 और 5 करनी 2। यहाँ से 64 बाहर निकलेगा रूट से, 8 8 64, 100 बाहर निकलेगा 1 10 बन के। इस 1000 से 100 बस बाहर निकलेगा। ठीक, 100 बस निकलेगा ये वाला यहाँ तक, तो 100 10 बन के बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 0 बचेगा मतलब 10 बचेगा। ये 2 बचा है तो 2 करनी 10 और 4 करनी 2 और 5 करनी 2 जुड़ेगा तो 9 करनी 2 हो जाएगा। फिर हम इसको हल करेंगे, तो हम इसको फिर आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 8, इस 8 और 9 को गुणा करूँगा, 8 नहीं 72, 10 की घात 2 हो जाएगा ये, और 2 गुणा ये 10। ठीक, 2 गुणा 10 और यहाँ पे ये 2 और है, तो इस 10 को हम तोड़ेंगे 5 गुणा 2 में, और ये 2 का 2, ये 9, 8 नहीं 72 हुआ, 72 का 72, 10 की घात 2 और ये 2। ठीक, इन 2 से 2 बाहर निकलेगा फिर जोड़ी बन के, तो ये रूट 5 बचेगा और ये रूट 2 फिर अंदर में डाल दिए। 5 दूनी कितना होगा 10 होगा। ठीक, ये क्या होगा करनी 10 होगा। अब करनी 10 का वैल्यू हो जाता है 3 गुणा 2। इसके आगे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम इसमें ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक, ये 10 इसमें आके जुड़ेगा तो 10 की घात 3 बनेगा, और इस जीरो को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव जो है वो 5 से पहले यहाँ पे खिसक जाएगा, तो ये होगा 45.5 10 की घात 3। 10 की घात 3 मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो यह है इसका करेक्ट आंसर। ठीक, तीसरे के बाद देखते हैं हम चौथा नंबर का क्वेश्चन। चलिए, चौथा नंबर का प्रश्न है, चौथा का नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट क्यों कहते हैं। नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं क्योंकि केवल नैंड गेट का संयोजन करके मूलभूत गेट जैसे और गेट है, एंड गेट है और नॉट गेट को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको हम सार्वत्रिक गेट कहते हैं। ठीक, वीडियो की लंबाई अधिक हो रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ मैं। और गेट का तर्क परिपथ, और गेट ये होता है ए और बी निवेशी सिग्नल है, और ये और गेट का क्या है तार्किक लॉजिक प्रतीक है। ठीक, जब और गेट से 2 निवेशी सिग्नल गुजरते हैं तो वो जाके हो जाते हैं निर्गत बनते हैं और ए प्लस बी दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक, ये है इसका लॉजिक प्रतीक। अब थर्ड नंबर है, दिए गए परिपथ में y का मान लिखिए, तो y मतलब ये है। ठीक, निवेशी अल्फ़ा बराबर 1 दिया है और 1 क्या होता है इस एंड गेट से गुजर रहा है, ये एंड गेट है, और यहाँ पे नॉट लगा है मतलब ये नेंड बन गया। ठीक, नॉट से गुजरेगा और y निर्गत है, तो निर्गत का वैल्यू चाहिए। वैसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, एक यदि नॉट से गुजरता है तो एक का नॉट क्या होता है 0 होता है, तो एक का निर्गत क्या होगा 0 होगा। एक ही लाइन में बता सकते हैं, फिर भी आप डिटेल से इसको ऐसे बना सकते हो। देखिए, नेंड गेट के दोनों निवेशी आपस में संयोजित है, दोनों निवेशी मतलब ये ऊपर नीचे। ठीक, अतः अल्फ़ा बराबर बीटा, यहाँ पे मैं शुरू में ए भी लिया था, चूँकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दिया है, ये अल्फ़ा, इसलिए अल्फ़ा बराबर बीटा लेंगे। सत्यता सारणी बना लीजिएगा, छोटा से आप डिटेल में समझा सकते हो इसको। ठीक, तो ये अल्फ़ा और बीटा दोनों हम आपस में इक्वल लिए हैं, तो अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा, दोनों यहाँ अल्फ़ा था यहाँ बीटा, लेकिन दोनों को हम अल्फ़ा अल्फ़ा लेंगे। अल्फ़ा का वैल्यू 0 1 लेते हैं, अल्फ़ा फिर 0 1 होगा। अब वाई का डेस मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एंड गेट से गुजरेगा। ठीक, सबसे पहले हम एंड से गुजारेंगे, ये नॉट से नहीं गुजरेगा। जब एंड से गुजरेगा अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 निवेशी, तो ये 0 और 0 का डॉट गुणा होता है मतलब 0 0 0, 1 और 1 का गुणा होगा तो 1 होगा। अब हम इस नॉट से गुजारेंगे 0 से, तो ये हो जाएगा वाई डेस। ये वाई डेस का ऊपर में एक नॉट लगा है, ये नॉट को दिखाता है, ये जो बार है ना ये नॉट दिखाता है। तो 0 का नॉट क्या होता है 1, और 1 का नॉट क्या होगा 0, अर्थात 1 का नॉट क्या हुआ, देखिए 1 क्या था निवेशी था, और निर्गत क्या है हमारा ये वाला निर्गत है, तो 0 को बोलेंगे हम निर्गत। नीचे लिख सकते हैं, अतः निवेशी अल्फ़ा बराबर 1 का निर्गत y बराबर 0 होगा। ठीक, थर्ड नंबर का प्रश्न है इसमें 2 नंबर का। 2 डायोडों का उपयोग करके द्विनिवेशी एंड द्वार एंड गेट का परिपथ बनाइए। ठीक, इस परिपथ को आप बना लीजिएगा, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न था। ये दिखा दिया हूँ मैं, 2 मिनट। चलिए, इस चित्र को बना लेंगे हम, आप भी बना लीजिएगा। ये है,
ठीक, ये चित्र ही दिखा रहा है दो डायोड मतलब ये D1 और D2 है। ठीक, दो डायोड से हम क्या किए हैं, एंड गेट को बनाए हुए हैं। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने लिखा हूँ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की कार्यविधि परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर, इसमें आप NPN या PNP कोई भी एक ट्रांजिस्टर के कार्यविधि को चित्र बना के आप समझा सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर में PNP ट्रांजिस्टर। तो ये PNP ट्रांजिस्टर का क्या है, परिपथ है। तो इस परिपथ को आप बनाएंगे चित्र करके। ठीक, फिर परिपथ के बाद इसका कार्यविधि मैं आपको लिख के दे दूँगा। ठीक, अब इसका कार्यविधि देखिए। ठीक, कार्यविधि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PNP ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में उत्सर्जक का आधार और संग्राहक दोनों के सापेक्ष धनात्मक विभव पर रखा जाता है। ठीक, उसके बाद फिर इसको लिखेंगे। यदि इसमें कहीं पे भी दिक्कत होता है आप तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक, ये सिरे से, इसके बाद फिर नीचे देखिए। ठीक, सिरे से के बाद है, ये सिरे से, इसके बाद नीचे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर होल में संयोग हो जाकर उसे नष्ट कर देते हैं। ठीक, I भी आधार धारा है, IC संग्राहक और IE उत्सर्जक धारा है। ठीक, इस तरह से फिजिक्स के असाइनमेंट का आंसर कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।